कर्व्ड मिरर्स कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारी शेप हो सकती है, स्फेरिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, लेकिन 99% केसेस में हम लोग किसकी बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाते हैं? एक मिरर को एक ग्लास स्फीयर को लिया, उसका एक सेक्शन कट किया और एक तरफ से उसको सिल्वर कर दिया। एक तरफ से सिल्वर कर दिया, एक तरफ से अगर सिल्वर कर दोगे तो दूसरी साइड से उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ओके, तो जो भी ग्लास स्फेरिकल मिरर होता है उनके बेसिकली दो टाइप होते हैं। टाइप 1 होता है कॉनकेव मिरर और टाइप 2 होता है कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से, ओके, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अगर इसमें लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स अपने को पता होने चाहिए। तुमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर जरूर होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर को कनेक्ट करने वाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जिस पॉइंट पर मिरर से टकराती है उसको बोलते हैं पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। समझ में आई बात? ये 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। मिरर को पूरा इमेजिन करो दिमाग में, मन ही मन। तो ऐसा बनेगा, तो यहां पर कहीं आएगा क्या? सेंटर। सेंटर से मिरर को जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पर वो टकराती है उसको पोल, और सेंटर ऑफ पोल का मिड पॉइंट फोकस। दोनों मिरर्स के लिए ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? ये वाली। इस साइड से लाइट आएगी तो इस पर रिफ्लेक्ट होगी। और एक चीज रटी पड़ी होनी चाहिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो किससे पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस। लेकिन इधर तो लाइट जा नहीं सकती, तो इस केस में इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। पास तो हो नहीं सकती, दूसरी तरफ नहीं जा सकती लाइट, तो फोकस से पास नहीं होगी, उससे आती हुई दिखाई देगी। ये दो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसी पर बेस्ड है हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस और हमारे सारे फॉर्मूलाज, कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। समझ में आया बच्चों? अगर इसके अलावा एक चीज और बता सकूंगा तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि अगर लाइट रे सेंटर से आ रही हो, इस तरह से, अगर लाइट रे सेंटर से आ रही हो तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। क्यों बच्चों? सेंटर से सर्किल को कनेक्टिंग लाइन हमेशा क्या करती है? सर्किल पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर रे परपेंडिकुलर आएगी तो अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। यहां से भी बनाते हैं एक सेंटर की तरफ, अगर रे परपेंडिकुलर आएगी तो अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी, सेंटर से पास कर रही है तो अपने ही पाथ पे वापस चली जाएगी। दो प्रॉपर्टीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, 1 and 2। आप ठीक से लिख भी सकते हो, एनी रे, 1 क्या है? एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass or appear to pass through focus। आई बात समझ में? सेकेंड, any ray passing through center is perpendicular to mirror। और अगर मिरर के परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा। तो एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर विल रिट्रेस इट्स पाथ। आई बात समझ में? अच्छा,
रे का पाथ अगर इधर से आ रही है तो ऐसे जा रही है, अगर दूसरी तरफ से आएगी तो पहले पाथ पे जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही रहेगा। ओके, मतलब अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल वापस जाएगी। तो आप पहली वाली लाइन में क्या याद और रख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अगर रे फोकस से आ रही है तो इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। ओके, इसको नोट डाउन करो, ड्रॉ कर लो। समझ में आया बच्चों? हटाऊं इसको। अब हम बात करेंगे कि ये जो फोकस मैंने सेंटर और पोल के मिड पॉइंट पे बनाया, बच्चों फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली बात कि ये जो मैंने लिखा कि फोकस, वाई फोकस ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज ओनली ट्रू फॉर मिरर्स। ये सिर्फ मिरर्स के लिए ट्रू है, लेंस के लिए ट्रू नहीं है। लेंस के लिए फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस नहीं होती। इनफैक्ट लेंस में दो रेडियस हो सकती हैं, एक तरफ की सरफेस की और दूसरी तरफ की सरफेस। तो लेंस की बात तो बाद में करेंगे। अभी मुझे यह समझाना है कि हाउ डू यू प्रूव, अगर आपसे पूछे कोई कि भाई फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्यों होता है, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? किसी ने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में? ये रहा आपका मिरर, ये रहा उसका सेंटर, सेंटर से मिरर की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें प्रूव करना है कि इसका फोकल लेंथ सेंटर और पोल के मिड पॉइंट पर आएगा। तो कैसे प्रूव किया जाए? ये रहा इसका पोल। ठीक है, तो बेसिकली एक लॉ जो हमेशा वैलिड है, जो मैंने पहली क्लास में सिखाया, वो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तुमने वीडियो देखी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाली, फर्स्ट वीडियो अभी तक? उसमें मैंने बस एक ही लॉ बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिटरली और कोई रूल है ही नहीं रिफ्लेक्शन में, एंड दैट रूल इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सरफेस, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस, पैराबोलिक सरफेस। तो ये क्या बनाया बच्चों मैंने, ये सेंटर से जब मैं मिरर को कनेक्ट करूंगा तो वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर लाइन होगी। परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बनाया। इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंस हो रही थी तो मैंने उस पॉइंट पे नॉर्मल बना दिया। ये आई इंसिडेंट रे। एक रूल जो कभी गलत नहीं होगा कैसी भी सरफेस है, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पर ये आई उतने ही एंगल पर इसको वापस जाना पड़ेगा। मतलब कि ये इसको सेम एंगल बनाते हुए, लगभग सेम एंगल बनाते हुए ऐसे भेज दिया हमने। ठीक है, अंदाजे से बना दिया। अब प्रूव कर दें। ठीक है, मतलब जितना एंगल ये है सेम एंगल पे ये जाएगी। तो अगर इसको मैं थीटा मान लूं, आई को मैं थीटा मान लूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। भले इसको आर बोलते हैं पर होगा ये थीटा ही। ओके, ये पैरेलल रे आई और यहां पे चली गई। मुझे किसी तरह जहां पर ये मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, उस पॉइंट को बोल दिया फोकस। ठीक है, फोकस कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कर गई। अब हमें प्रूव करना है कि एफपी जो है वो सीपी का आधा है। यानी हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस जो कि फोकल लेंथ बोली जाती है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, वो इस डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाती है उसकी आधी है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बच्चों ये वाला एंगल कोई बताएगा मुझे? दिख गया 2 थीटा। ओके, अच्छा अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल बताएगा मुझे कोई? ध्यान से देखो, 10th लेवल ज्योमेट्री है। ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है, देखो देखो ध्यान से, ये और ये अल्टरनेट एंगल होते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? tan थीटा की वैल्यू, इस हाइट को मैं कुछ मान लेता हूं, से y मान लूं। ठीक है, या इस पॉइंट को कुछ बोल दिया मैंने, क्या नाम बोलूं मैं इसको? O बोल देता हूं, O बोल दो। ठीक है, O बोल दे रहा हूं। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा की वैल्यू, इसको Q बोल दिया, tan थीटा हो जाएगा OQ अपॉन CQ। ये समझ में आता है सबको? और
tan 2 थीटा हो जाएगा OQ अपॉन FQ। अब हमने सीखा था, तुम्हें याद भी होगा, अगर थीटा बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ अगर थीटा बहुत छोटा है, 1 2 3 4 डिग्री 5 डिग्री तक में भी लिखते तो ऐसे है, थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो tan थीटा, sin थीटा और थीटा ये तीनों बराबर होते हैं। क्या ये सबको पता है अप्रोक्सीमेशन? बच्चों एक बात और सोचना, अगर ये थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा ड्रॉ नहीं कर सकता, अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एकदम छोटा सा ऐसे यहां पे ले आया, तो ये Q और ये P पॉइंट सेम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अगर थीटा छोटा है तो Q और P ऑलमोस्ट एक जगह पे आ जाएंगे। तो अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा, और Q की जगह मैं इसे लिख सकता हूं OP अपॉन CP, और tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा। भाई थीटा बहुत छोटा है तो 2 थीटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, 1 डिग्री का 2 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? OP अपॉन FP, और डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, OP OP कट गया, FP ऊपर आ जाएगा और CP नीचे आ जाएगा। तुम्हें दिख गया होगा खुद से, क्या लिख दिया मैंने? 1/2 इज इक्वल्स टू FP, F से P तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ थी, CP कितना था? C से P तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो फोकल लेंथ आ गई R/2। ये चीज लोगों को नहीं पता कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे फोकस से पास करती है, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। इनको बोलते हैं पेरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन। अगर पेरेक्सियल रेज हैं, रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, सिर्फ तभी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। इज दैट क्लियर? अब नीट वालों को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमेशा मान के चलते हैं। आईआईटी में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जिनमें रे काफी डिस्टेंस से बना दी और वो डिस्टेंस दे दी आपको, और वो जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरेबल है, R के बराबर दे दी, R/2 दे दी। उस केस में हमें एंगल्स निकाल के सॉल्व करना पड़ता है, पर ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, पर होते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। समझ में आया सबको? ये फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस कब होती है? अंडर पेरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज फोकस कहीं और आता, R/2 पर नहीं आता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ड्रॉ करके देखो, तुम अपनी कॉपी में थीटा को 1 डिग्री बना के देखो, बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं बना के दिखा दूंगा। अगर थीटा बहुत छोटा होता है ना बेटा, तो कोई भी आर्क स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाता है, याद है? हाँ, तो इस कर्व को बहुत छोटे पर ना, इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लेंगे, बहुत छोटे एंगल पे, ठीक है? फॉर मिरर्स फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ओनली फॉर पेरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया सकता है, नीट में भी थ्योरेटिकल आएगा, तब भी बहुत लोग गलत करके आएंगे। अगर पहला स्टेटमेंट लिख दे, फोकस इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, 99% लोग चौथे ऑप्शन तक पढ़ेंगे ही नहीं, चौथे ऑप्शन में लिखा होगा ओनली फॉर पेरेक्सियल रेज। नैनी समझ में आ गया? ये नैनी भी तो यहां नहीं है, लिख लिया ये? OQ एंड OP इक्वल है, ये कैसे लिख रही है? यहां तो दिख नहीं रही है कनेक्टेड। देन तेरे को बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, बोर्ड वाले जो पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव वाले। अच्छा, किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं तेरे को, बोर्ड के लिए कोई बुक नहीं है तेरे पास, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजता हूं, ठीक है? ठीक है, ये लिख लिया ना, हटा दूं इसको। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है? अगर हमें किसी भी चीज की इमेज बनानी है, तो मैंने क्या रूल बताया था इमेज बनाने के लिए? इमेज बनाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर 2 रेज किसी पॉइंट पर मीट करती है तो हम बोल सकते हैं इमेज वहां पर बनेगी। ये रहा ऑब्जेक्ट, पहली रे बनाई मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसको बनाना बहुत इजी होता है। इसको कहां से पास करा देंगे हम? फोकस से। दूसरी रे कौन सी बना सकते हैं हम?
पासिंग थ्रू फोकस, ये कैसी जाएगी वापस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वाइस वर्सा जो बोला था। तो इस ऑब्जेक्ट से दो रेज बनाई मैंने और वो दोनों कहां पे मिल गई, इस पॉइंट पे, तो इमेज बन गई यहां पर। तो इन द फर्स्ट केस, पहले हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव में अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, इमेज विल बी बिटवीन फोकस एंड सेंटर। कैसी है ये इमेज, इट्स अ रियल इमेज, इट्स अ डिमिनिश्ड इन साइज एंड इट्स इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? ये चीज तुमको इतने अच्छे से आनी चाहिए कि क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा कि इमेज कैसी बनी है और उस पर तुम्हें जज करना होगा कि ये मिरर कैसा है। मतलब इसको सीधे तरीके से तो पता होना ही चाहिए, उल्टा भी पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है और डिमिनिश्ड है तो ये किस केस का होगा, ये कॉनकेव मिरर का केस होगा। कॉन्वेक्स में देखेंगे, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते जाना। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आए, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तुम ड्रॉ करते जाओ, मैं बनाते जा रहा हूं। तुम्हारे डायग्राम अच्छे बनेंगे अगर तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लोगे, तो बराबर नहीं लोगे तो हमेशा डायग्राम गड़बड़ होते रहते हैं। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया, पहली रे लेके आए, फोकस से पास कराई, दूसरी ले बनाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गए। इमेज कहां पर बनेगी बच्चों, सेम पोजीशन पर नीचे की तरफ। कैसी हो गई इमेज, इमेज एट द सेम पॉइंट। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, रियल अभी भी है, यस, रेज एक्चुअली मीट कर रही है, रियल है, सेम साइज है और इन्वर्टेड। ओके, लिख लो तो बताना। हर किसी को लगता है रे ऑप्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1/b + 1/u = 1/f से सभी की पोजीशन निकाली जा सकती है। लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव की गलती बहुत ज्यादा होती है कैलकुलेशन में, और वो गलती बचाने का एक ही तरीका है कि ये हम ऐसे 5-6 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठे हुए हो, मतलब आपने ये वाला काम खुद से 2-3 बार कर लिया हो। अगर आपके दिमाग में बैठे होंगे तो क्वेश्चन लिखते ही आपको पता होगा कि इमेज की पोजीशन आनी यहां पर चाहिए। अगर उस रेंज में नहीं आती है तो इसका मतलब तुमने पॉजिटिव नेगेटिव की कोई गलती करी है। अगर तुमको नहीं पता है तो जो भी आंसर आएगा तुम्हें वही मार्क कर दोगे बिना क्रॉस चेक किए। अगर पता होगा कि कहां पर आनी चाहिए तो देयर इज अ गुड चांस कि आप एक बार डबल क्रॉस चेक कर पाओगे बिना कैलकुलेशन किए कि आंसर है या नहीं। और कई बार तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑप्शंस ऐसे ही मैच एलिमिनेट हो जाते हैं और लोग सही आंसर मार्क कर देते हैं। हो गया। अगर पहले ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखा था, फिर सेंटर पे रखा, अब सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। दो रेज बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगना चाहिए। पहली पैरेलल बनाई, पास करा दी फोकस से, दूसरी फोकस से बनाई, ले गए पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हो तो इमेज किधर खिसकती जा रही है, पीछे, और कैसी होती जा रही है, बड़ी। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज पीछे चली गई। डिमिनिश्ड की जगह कैसी हो गई, इनलार्ज्ड। मैं बना लिख देता हूं वैल्यूज। अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एफ एंड सी, तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनेगी, रियल है, यस, इन्वर्टेड है, यस, पर डिमिनिश्ड नहीं है। कैसी है, इनलार्ज्ड। समझ में आई बात? और आगे ले आएंगे तो कहां जाएंगे, मतलब मेरे से रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता था, बिकॉज मैंने ये रे डायग्राम 4-5 बार बना लिए थे। वो लोगों को समझाने के चक्कर में, अलग अलग स्टूडेंट्स को बताने के चक्कर में, अपने दोस्तों को बताने के चक्कर में मैंने 4-5 बार बना लिए थे, और 4-5 बार बनाने के चक्कर में वो रट गए थे मेरे को। इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया और आगे ले आए। पहली रे ऐसी चली गई, दूसरी रे अब मैं फोकस से पासिंग वाली तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं ये वाली बना सकता हूं। याद है, ये भी तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो नॉर्मल। नॉर्मल पे जितने एंगल पर आई है रे उतने पर ही नीचे चली जाएगी। तो जब मैंने ये बनाई तो मुझे पता चला कि ये दोनों रेस तो पैरेलल जा रही है। पैरेलल जा रही है तो ये कहां मीट करेंगी, पैरेलल रेस कहां मीट करती है, ठीक है। तो ये इमेज कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी। कैसी होगी बच्चों, रियल होगी,
चलो मान लेते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिल गई, ठीक है। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, यस, उल्टी बनेगी। और हाईली इनलार्ज्ड, वी विल यूज दिस इन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रो, वी विल यूज द सेम केस ऑफ लेंस फॉर माइक्रोस्कोप, नॉट फॉर मिरर, बट हाँ मिरर में भी कैसी बनेगी इमेज? हाईली इनलार्ज्ड। कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पे। ये हो गए केस सी एंड डी। कर लिया ड्रॉ, ठीक है। बिल्कुल आलस मत दिखाना, ये ड्रॉ करने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। इतनी बार ड्रॉ किए तब मुझे याद हो गए। अब याद हो गए हैं तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होता है मेरा आंसर इस रेंज में आना चाहिए। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो मैं क्रॉस चेक करूंगा कि भाई कुछ गलती हुई है मेरे से, ठीक है। एक और केस बचा, कहां ले जा सकते हैं अभी ऑब्जेक्ट को हम? वी कैन ब्रिंग इट क्लोजर टू बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए, और आगे ले आते हैं, हाँ, पोल के उस तरफ मिरर की नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे चला जाएगा। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रख के देख लेते हैं। चलो तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे? रे डायग्राम बनाने की खुद से ट्राई कर सकते हो। पहली रे कहां से लेके आए? पैरेलल। किससे पास करानी है? फोकस से। दूसरी रे कहां से लेके आए? वही प्रिंसिपल एक्सिस वाली बना ली। इसको कैसे ले जाएंगे? सेम एंगल पर। इस बार ये रेज पैरेलल भी नहीं है, कैसी है ये? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग रेज विल नॉट मीट, दे विल नेवर मीट। समझ में आ रही है बात? पर अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा? हमने क्या बताया था कि हमारा ह्यूमंस का माइंड रेज को रिट्रेस करता है, डाइवर्जिंग रेज को, और क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या वो किसी एक पॉइंट से जनरेट हो रही थी। तो ह्यूमन माइंड को ऐसा लगेगा, हमको देखने में ऐसा लगेगा कि ये रेज एक्चुअली यहां से ओरिजिनेट हुई थी, और हमारा दिमाग इस पॉइंट पर एक इमेज हमको दिखाएगा। क्या एक्चुअल में यहां पर से रेज आ रही है? नहीं। तो ये कैसी इमेज हुई? वर्चुअल। कॉनकेव मिरर बच्चों रियल इमेज कैसी बनाता है? सेम साइज की भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, इनलार्ज्ड भी बनाता है। पर वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनाएगा? इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। यस, बिहाइंड द मिरर। क्या क्या क्या? हाँ, ले सकते थे। कोई सी भी दो रेस बना सकते हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाऊं, ये वाली रे क्या करेगी? खुद को बैक ट्रैक करेगी ऐसा, ओके। सेंटर वाली रे हमेशा खुद को अपने ही पाथ को बैक ट्रैक करती है। तो ये वाली रे भी कहां से आती दिखाई देगी? यहां से, ऐसी जा रही होगी, ओके। तो यूजुअली दो से ही काम चल जाता है, पर अगर आप तीसरी बना के कंफर्म करना चाह रहे हो तो नो प्रॉब्लम। वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा कैसी? इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। तुमको क्या याद रखना है? कॉनकेव मिरर रियल इमेज कैसी भी बना सकता है, छोटी बड़ी बराबर साइज की, पर वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बनाएगा। इज दैट क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर अभी बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। दिस इज लाइक द की पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूज करना चाहेगा और ये नहीं बताना चाहेगा कि मिरर किस टाइप का है, तो वो इन दोनों में से एक केस देगा। अभी मैं देख के बताता हूं, लेकिन आई थिंक आज तो तुम्हें याद रहेगा, ये बाद में लोग भूल जाते हैं। ओके, ड्रॉ कर लिया सबने? ठीक है। यहां पर आपको नोट डाल के क्या बात लिखनी है, जो मैं तब से 2-3 बार बोल चुका हूं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। अगर 3-4 पैरेलल रेस बनाऊं, सारी की सारी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो नोट में आपको लिखना है कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर कैन मेक रियल इमेज ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप से मेरा मतलब है डिमिनिश्ड, इनलार्ज्ड और सेम साइज, ठीक है। बट इट ऑलवेज मेक्स इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। इस पूरे 5 डायग्राम में अगर कोई चीज एक्चुअली याद रखने की है तो बस इतनी है
कि इट ऑलवेज मेक्स इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। डन बच्चों, ठीक है। दूसरा वाला मिरर भी देख लें। सेकंड जो है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कौन सा बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी हो जाएगा। क्यों होगा डाइवर्जिंग ये? क्योंकि इसकी रेज फोकस से पास तो हो नहीं सकती, रिफ्लेक्टेड रेज, तो दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, इसका सेंटर भी इस साइड होगा और फोकस भी इस साइड होगा। और बच्चों ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, तुम कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये रे फोकस से पास नहीं हो सकती, तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ओके, और ये वाली रे बेचारी नीचे ही जाएगी, ऊपर तो आ नहीं सकती। तो अपन देख सकते हैं कि भाई ये दोनों रेस कभी मैच नहीं करने वाली, कभी मीट नहीं करने वाली। तुम्हारा मन है नहीं सर सेंटर वाली रे बनानी थी, तो ये बना के देख सकते हो। ये रे बेचारी कैसी अपना ही पाथ रिट्रेस कर जाएगी। 3 रेस बना दी मैंने, तीनों इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। कौन से पॉइंट से? ये वाले पॉइंट। यहां पर कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल। देख रहे हो बच्चों, तीनों रेस कभी नहीं मीट करने वाली। दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो इस केस में इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ओके, ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑलवेज ऑफ स्मॉल या डिमिनिश्ड साइज। वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट भी होगी, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। ऊपर से रेज आके नीचे मिलती हैं तो इन्वर्टेड हो जाती है। इसमें तो मिली ही नहीं, तो इमेज ऊपर की ऊपर ही बनेगी। क्या ये बात समझ में आई? इसमें क्या याद रखना है कि इट ऑलवेज मेक वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ये वाला मिरर रियल इमेज नहीं बना पाएगा। ओके, अगर सामने ऑब्जेक्ट रखा है कोई तो उसकी रियल इमेज नहीं बना पाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या तुमको हर बार रे डायग्राम ही ड्रॉ करना है कैलकुलेशन के लिए? नहीं, रे डायग्राम दिमाग में ड्रॉ करना है, बस याद रखने के लिए कि आंसर क्रॉस चेक कर पाए। एक्चुअल में देयर इज अ फॉर्मूला हियर दैट वी कैन यूज, जिसको बोलते हैं द मिरर फॉर्मूला। हटाऊं इसको बच्चों? हो गया ना? हटा दूं? ठीक है, द मिरर फॉर्मूला। ओके, प्रूफ करके दिखाऊं इसका मिरर फॉर्मूले का? होता तो बहुत सिंपल है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ में आना कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। तो आपको क्या याद रखना है? ये इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पुट करना पड़ता है, क्योंकि एक लेफ्ट तरफ की चीजें अलग हैं, राइट की तरफ की अलग है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या याद रखना है? द डायरेक्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इज टू बी टेकन नेगेटिव। आप सबको पता होगा कि u, v और f क्या है यहां पर? v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, सब कुछ मिरर के लिए, ऑब्वियसली मिरर फॉर्मूला पढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। और इसको नोट डाउन करो जरा, एक कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लूं। ओके बच्चों, एक तो रियल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसी लेनी है? नेगेटिव। तो अगर यूनिवर्सली कुछ याद रख सकते हैं तो हम वो ये याद रख सकते हैं कि कोई सा भी मिरर हो बच्चों, मतलब कोई सा भी, क्या हम दो ही तो पढ़ रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो दोनों बना देता हूं एक बार। ये रहा कॉनकेव मिरर और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर बोला है कि ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो u की वैल्यू आप कितनी लोगे? -20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है वो डायरेक्शन नेगेटिव है, मिरर को ओरिजिन पे मानना है 0,0 पे। समझ रहे हो? जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है वो डायरेक्शन नेगेटिव है। v अभी पता नहीं है हमको, और फोकल लेंथ इसकी दी हुई है, मान लो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो
फोकल लेंथ क्या लेंगे इसकी, पॉजिटिव 15 या नेगेटिव 15? कोई बताएगा, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? बच्चों अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करता तो इसका सेंटर इसी साइड पे आता, सेंटर इधर है तो फोकस भी इसी साइड पर है। किस साइड पर है ओरिजिन के? एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइड क्या लेनी है? नेगेटिव। समझ में आई बात या नहीं? बस इतना सही है कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल इसके लिए हो गया। फोकल लेंथ कैसे लिख सकते हैं? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसे लेनी है आपको? नेगेटिव। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। कैसे हो जाएगी पॉजिटिव? इधर देख लो, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इधर से लाइट रेज आ रही है भाई, इसका फोकस और सेंटर तो इसी तरफ है। अगर इसको 0,0 मान रहे हैं तो u तो अभी भी नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ये 20 सेंटीमीटर पे है तो u अभी भी -20 होगा। पर इस केस में फोकल लेंथ, मान लो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ +15 रखा जाएगा। समझ में आई बात? तो इसकी एप्लीकेशन में और कोई दिक्कत आती ही नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन की गलती होती है और सॉल्विंग में पॉजिटिव नेगेटिव की गलती होती है। गॉट इट? अब तुम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, ठीक है? नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, जज फॉर योर सेल्फ बिफोर सॉल्विंग की इमेज कहां पर आनी चाहिए, और फिर यू कैन चेक कि तुमने कैलकुलेशन ठीक किया है या नहीं किया। इसको लिख लो, तुम्हें हटाओ। पापा अब क्या पढ़ा रहे हो? फिजिक्स? इंग्लिश। रोटी पराठा कुछ सही, तंदूरी रोटी होने से बना के राजमा से हटा दो इसको, लिख लिया ना? हटाओ ना, हो गया ना? चलो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a concave mirror of focal length 20 centimeter. Okay? Calculate position of image. बच्चों फटाफट एक रफ डायग्राम बनाने का, मिरर को हमेशा ड्रॉ करने का। क्यों? क्योंकि ड्रॉ नहीं करोगे तो गलती कर सकते हो। फोकस यहां पर, सेंटर यहां पर, अंदाजे से, कोई एग्जैक्ट नहीं। 20 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ है, फोकस है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों? 30 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच में कहीं होगा। अब डिसाइड करो u की वैल्यू क्या रखेंगे? -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालनी है। फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? -20 सेंटीमीटर। फटाफट किस में पुट करना है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, इसमें स्टार्टिंग से सॉल्व मत क्या करो, 1/f - 1/u। मैं तो ऐसे करता था, v = uf/u - f। एक सेकेंड लगता है, पर इसके बाद ये फॉर्म में सॉल्विंग में गलती होने का चांस बहुत कम है। -30 -20 -30 यानी +20, माइनस से माइनस कटा, +600 डिवाइडेड बाई -10 -60। अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया, ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में है तो इमेज पीछे आनी चाहिए थी, 60 सेंटीमीटर पीछे चली गई। इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। आई बात समझ में या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? सॉल्व हो रहा है? रिदम तेरे से हुआ सॉल्व? एक और क्वेश्चन दो। अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 centimeter makes a virtual diminished image at 30 centimeter distance. Calculate the object distance from the mirror. हाँ भाई, तुमने डिसाइड करना होगा कि ये मिरर कौन सा मिरर है, क्या तभी तुम f की वैल्यू लिख पाओगे। कैसी इमेज बना रहा है ये मिरर? वर्चुअल डिमिनिश्ड। क्या बताया था? कॉनकेव मिरर अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो हमेशा इनलार्ज्ड बनाएगा। दिस मस्ट बी अ कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में या नहीं? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड। याद आ गई बात? चाहो तो रे डायग्राम एक बार खुद को याद दिलाने के लिए बना लो, फोकस यहां पे मानते हुए।
एक रे ऐसी, एक रे ऐसी, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, आगे पीछे शिफ्ट करके देख लो, ये दोनों रेस कभी मीट नहीं करेंगी, दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आया? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज कैसी बनाता है? छोटी। तो इस केस में ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इधर होता है, u की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं जो कि हमें पता नहीं है। इस केस में इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल ऑन दी अदर साइड, तो इमेज +30। और फोकल लेंथ कैसी लेंगे बच्चों? इट इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड, +40। देख लो, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/u इज इक्वल्स टू 1/f - 1/v। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बहुत थोड़ी सी, और उसके बाद तुम इसको लिख दिया करोगे u इज इक्वल्स टू vf/v - f। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इधर v जाएगा तो v, इधर f जाएगा तो -f, v - f। ओके, और फिर वैल्यूज पुट कर दो, v इज 30, f इज 40 अपॉन v इज 30, f इज 40। अगर मेरा पॉजिटिव आ जाता आंसर तो मुझे तुरंत पता होता मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 1200 बाई -10 कितना आया? -120 सेंटीमीटर्स। कितनी डिस्टेंस पर रखा है ये? 120 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? यस ओके, हटाओ इसको। ठीक है, एक और चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है कितना मैग्नीफाई हो गई ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बताता है व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने एक जनरल केस बता दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स दूसरा केस ये वाला भी हो सकता है, वर्चुअल वाला भी हो सकता है। यहाँ पर इधर ऑब्जेक्ट होगा और इमेज यहाँ पर छोटी सी बनेगी, तो HI/H बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। यहां पर दोनों पॉजिटिव, दोनों ऊपर की तरफ है। समझ में आ रही है बात? बहुत ही सिंपल साइन कन्वेंशन है, ऊपर नीचे। ओके, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कैसे सोचना है इसको? y एक्सिस मानते हुए। ओके, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होती है। यानी कि बच्चों अगर रियल इमेज होगी तो हमेशा ऊपर नीचे होती है। रियल इमेज जाके रे आती है, नीचे आके फिर टकराती है। तो अगर रियल है इमेज तो रियल इमेज के लिए ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक ऊपर होगा और दूसरा नीचे होगा। पर वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आई? और ये लेंस के लिए नहीं, मिरर के लिए, वो मिरर लेंस सभी के लिए ये ट्रू रहेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू। रियल इमेज हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखोगे, टकरा के आके कन्वर्ज होने से पहले नीचे आ चुकी होंगी, तो रियल इमेज हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, वर्चुअल इमेज में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और फॉर मिरर्स इसकी वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। कैसे याद रखना है बच्चों? मिरर फॉर्मूले में यहां पर क्या आता है? पॉजिटिव। 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो मैग्निफिकेशन में क्या आता है? नेगेटिव। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा HI/HO ही रहेगा। ओके, उसकी वैल्यू -v/u मिरर्स के लिए, और लेंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे +v/u आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस पर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक तुम रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर खत्म कर लो और EMI/AC खत्म कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में लेंस और मिरर दोनों हो जाएंगे। तो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस दोनों के एक साथ आते हैं। पहले एक लेंस लगा दिया, फिर एक मिरर लगा दिया, या 2 लेंस लगा दिए। ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश लेंस एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, आज जो मैंने कराया, कई बार लगता है कि ये तो बच्चों का काम है, कौन बार बार बैठ के फिगर्स बनाएगा ये, लेकिन कम से कम 2-3 बार बना लेना। बिलीव मी, सिर्फ उसी की वजह से ऑप्टिक्स तुम्हारा 100%
गलतियों से बचोगे। मतलब सिली मिस्टेक्स अदरवाइज इतनी ज्यादा होती है ना, जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, कॉनकेव का कॉन्वेक्स बना देते हैं लोग, मतलब कॉन्वेक्स मान के कर दिया, कॉनकेव लिखा हुआ था, डाइवर्जिंग आ गया, एकदम से सोच ही नहीं पाए। लेकिन जैसे ही तुम ये शेप बनाओगे तुम्हें दिख जाएगा ना कि भैया ये शेप में रेज ऐसे आएंगे और ऐसे टकरा जाएंगे यहाँ पे, तो ये कन्वर्जिंग मिरर हुआ। शेप बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, तो लेट्स मीट अप ऑन वेंसडे टू कंटिन्यू दिस फर्दर। ओके बच्चों।